नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब हेल्पर पर। आज हम परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट करते हैं, पीवाईक्यू करेंगे। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में जो भी हमें मिले अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेके आए हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे परसेंटेज का, ठीक है। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हम अभी तक जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम से हमें पीवाईक्यू मिले हुए हैं वो लगाएं। आप इन्हें लगा लीजिए, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आपका परसेंटेज कंप्लीट आ गई यदि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो। और आप खुद से भी एक प्रैक्टिस अच्छी कीजिए जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलो, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। ये एसएससी के एफसीआई के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, ये एसएससी में एफसीआई का एग्ज़ाम होता है, जिसमें इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है परसेंटेज का आपका, ठीक है। ये हमने सीखा है और देखते हैं इसे कैसे करेंगे। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यानी कि पहले उसकी 100 थी तो वो 80 हो गई, ठीक है। कटौती की गई, मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, यानी कि 80 से उसे 100 ही लाना हो, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। रुपये में तो ये 100 रुपये थे, हमने 20 रुपये को 20 की कटौती करके 80 रुपये कर दिए। अगर रुपये बढ़ाने हो तो 20 बढ़ा देंगे, मगर अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो 20 रुपये बढ़ाए जाएंगे। रुपये में तो 20 रुपये, मगर अब किससे बढ़ेंगे? 100 से थोड़ी बढ़ेंगे, अब वो 80 से बढ़ेंगे। पहले 100 से कम हुए तो 20 सीधे सीधे कम हो गए, अब 80 से बढ़ेंगे क्योंकि अब उसे 80 मिलते हैं ना, इसी पे 20 रुपये बढ़ाने हैं उतने। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ये पूछ रहा है। तो इसमें फिर ये हमारा 20/80 अनुपात लग गया, क्योंकि 20 बढ़ाए जाएंगे यहाँ पे, ये जब 20 बढ़ाए जाएंगे और इस 80 से बढ़ेंगे तो 20/80 और 100 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि प्रतिशत में आ जाएगा कितनी वृद्धि हुई। इस जीरो से इस जीरो को उड़ाएंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 4 से इस 100 को, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी कि 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा 25%। 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी यदि उसका वेतन हमें पुराना 80 से 100 ही करना है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप भी करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। कोई वस्तु थी, उसकी कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ये एसएससी सीजीएल 2020 एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आया हुआ एक क्वेश्चन है, जहाँ से इनकम टैक्स, सीबीआई, सीआईडी में जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं किस तरीके से पूछा गया है। ये बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होगी, यानी कि कोई वस्तु पहले 100 रुपये की मिलती थी, अब वो 125 रुपये की मिलती है, ठीक है। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। यानी कि देखो, पहले हम इसे अनुपात में बदलते हैं, अनुपात में करके करेंगे। देखो, कोई चीज़ पहले जैसे 125 बट्टे 100, यानी कि कोई चीज़ पहले 100 रुपये की थी, उसमें वृद्धि हो गया, अब वो 125 मिल रही है, तो इसे काट के अनुपात कर देंगे। 5 2 जा 10 और 0, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। अब यह चला है 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। यानी कि कोई चीज़ पहले 4 रुपये की थी, अब वो 5 रुपये की हो गई है, ठीक है। अब इसे, हाँ, पहले कोई चीज़ 4 रुपये की थी, अब वो 5 रुपये की हो गई है। कोई चीज़ पहले 4 रुपये की थी, अब वो 5 रुपये की हो गई। अब ये बोल रहा है उसी बजट को बनाए रखने के लिए, यानी कि उस परिवार के घर में, उस परिवार में जितना खर्च पहले होता था उतना ही खर्च होना चाहिए। वृद्धि हो गई मगर खर्च उतना ही होना चाहिए।
तो जो खपत हो रही थी उस परिवार में किसी वस्तु की, जो वो उस चीज़ को पहले जितना खा रहे थे उस, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, उन्हें खाने में कमी करनी करेंगे, तभी तो उतने पैसे खर्च होंगे, कोई पैसे तो बढ़ गए। पर अगर हमें पैसे उतने ही खर्च करने हैं तो चीज़ कम मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, ये इसका उल्टा कर देंगे, इधर 5 करेंगे, इधर 4 करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें खपत कम करनी पड़ेगी अपनी, इसलिए इसका मतलब ये हुआ पहले 4 रुपये में वो चीज़ 5 आ रही थी, 5 यूनिट आ रही थी, अब वो 5 रुपये में 4 यूनिट आएगी। ओके, तो अब हम देखेंगे, ठीक है, देखो 4 5 जा 20, पहले 20 रुपये खर्च होते थे, यानी कि 4 रुपये में वो 4 रुपये के हिसाब से वो 5 यूनिट लाता था तो 20 रुपये खर्च होते थे, अब वो 5 रुपये के हिसाब से 4 यूनिट ला रहा है, तब भी 20 रुपये खर्च होते। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि उसी बजट को बनाए रखने, तो बजट तो उतना ही है ना, 20 का 20, ठीक है, बजट बनाए रखने, परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो कमी कितने की हुई, यहाँ पे उनके उपभोग में 1 की कमी हुई है, पहले 5 यूनिट खाते थे वो, अब 4 यूनिट खा रहे हैं, तो 1 यूनिट की कमी हुई है, यहाँ पे निकालेंगे प्रतिशत में। किससे हुई है, 5 से हुई है, क्योंकि पहले 5 था, जो पहले होता है उससे हुई है, तो 5 से हुई है ना, तो इधर थोड़ा इधर करेंगे, जगह बन जाएगी, तो 5 से हुई है, 1 की कमी हुई है, किससे हुई है, 5 से हुई है, ठीक है। प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि प्रतिशत में की कमी पूछा है, तो फिर हम 100 से गुणा कर देंगे इसका, काटो इसे, 5 दूनी 10 और 0, 20 का गुणा कर देंगे 1 में तो 20%, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 20। उन्हें अपनी खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी बजट को समान बनाए रखने के लिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। उन्हें अपने बजट को समान बनाए रखने के लिए, जितना रुपये पहला खर्च होता था उतना ही रुपये अब खर्च होगा, तो उन्हें अपने बजट में 20% की कमी करनी पड़ेगी खपत में, बजट उतना ही बना रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं लिखे, जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को लेके आया हूँ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। वस्तु विक्रय मूल्य में 20% की कमी हुई, कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी, तो तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है, ये पूछा है, ठीक है। देखते हैं, देखिए 20% की कम करने पर उसका विक्रय मूल्य पहले 100 रुपये था, यहाँ पे मानते हैं, ठीक है, अब विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया, यानी कि 80 हो गया, ठीक है। उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले बिक्री उसकी 100 होती थी, 100 यूनिट, अब बिक्री 80% की वृद्धि हुई, तो यानी बिक्री उसकी 180 यूनिट होती है, ठीक है। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है, ये तो पहले हम इसे तोड़े वो छोटा करेंगे अनुपात में, 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, ठीक है, और 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, छोटा इसलिए करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आसान होगी, नहीं तो मल्टीप्लाई इसमें करो कितना बढ़ेगा, देखो 10 का 10 में करने पड़ेगा, 8 का 18, अब ये कम हो जाएगा तो और करेंगे, तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जो पहले कोई चीज़ 5 की थी है ना, तो उसका विक्रय मूल्य में 20% कमी हुई, तो अब वो 4 की मिलती है, मगर पहले वो 5 की 5 बिकती थी, मगर 4 की जैसी उसकी कीमत हुई तो 80% की वृद्धि होगी, तो अब वो 9 बिकती हैं, ठीक है। अब इनका गुणा कर दो, पहले 5 की 5 बिकती थी तो 5 25, ठीक है, अब वो 4 की हो गई है तो 9 बिकती हैं, यानी कि 80% वृद्धि हुई, तो 4 9 जा 36, 36 बिकती, पहले 25 बिकती थी अब 36 बिकती हैं, तो कितनी की वृद्धि हो रही है, वृद्धि इसमें कितने की हो रही है, देखो 11 की हो रही है ना, 6 में से 5 गए, 1 बचा, 3 में से 2 गए, 1 बचा, ठीक है। और वृद्धि हो किससे रही है, इस 25 से हो रही है, पहले 25 बिकती थी अब 36 बिकती हैं, है ना, देखो इनमें डिफरेंस हमने निकाला 11 आया, और वृद्धि हो किससे रही है, 25 से हो रही है, तो इधर 25 को नीचे लिखेंगे। अब हमें इसे प्रतिशत में निकालना है ना, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से हम अपना गुणा करेंगे, तो इसे काटेंगे, 25 चौके 100 और इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 11 में, तो ये आ जाएगा 44%, यानी कि 44% इसका आंसर हो जाएगा कि उसकी जो बिक्री वास्तव में प्रभावित हुई है वो 44% हुई, मतलब उसे अब 44% ज़्यादा बिक रहा है उसका माल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। देखो ये चीज़ बहुत गलती होती है कि हम जल्दबाजी में 44, देखो यहाँ भी 44% की कमी, ये भी लगा सकते, जल्दबाजी में पेपर के टाइम के वजह से हम जल्दी कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हुई है ना, यदि ये कम होते तो हम कमी लगाते, वृद्धि हुई है 25 से 36 हो रहा है,
तो 44% की वृद्धि आई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 44% की वृद्धि। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हाँ, ये भी एसएससी सीजीएल का है। ये आप क्वेश्चन यदि कर पा रहे हैं तो मान लो आपका परसेंटेज अच्छा है, क्योंकि ये मैं सीजीएल एग्जाम के लेके आया हूँ। और सीजीएल का मतलब आप समझ रहे होंगे यदि आप एसएससी की तैयारी करते हो तो, है ना। परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप यदि कर पा रहे हैं तो मान लो आपका परसेंटेज, आपका अगर टाइम लग रहा है तो मानो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और कुछ गड़बड़ी हो रही है तो यानी आपको नोट्स देख के और अपना रिवीजन करना है और फिर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। परसेंटेज आपका क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे हैं। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। फोर्थ, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है। ठीक है, जैसे हमने कल आयत का किया है, आपको पता है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ठीक है, L इंटू बी, ये मेंसुरेशन में आप पढ़ेंगे L इंटू बी। ठीक है, तो किसी लंबाई में 40% की वृद्धि हो रही है, तो जो पहले उसकी लंबाई थी तो 40% की पहले उसकी लंबाई थी वो 100 थी, अब वो 140 हो गई। ठीक है, और चौड़ाई में 20% घटा दिए जाते हैं। तो पहले उसकी चौड़ाई 100 थी, अब 20 घट के अब हो गई उसकी चौड़ाई 80। अब निकाल लो जैसे पहले निकाले थे। ये तो अरे सॉरी, हाँ चल क्यों नहीं रहा, हाँ सही है। ये तो 180, ये हो गए, चल नहीं रहा यार। हाँ ये चलो, ये 0 है। देखो ये तो 100, ये हमने लंबाई ली है और ये चौड़ाई ली है। ठीक है, अब L इंटू बी, तो हमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना पड़ेगा। तो पहले हम 100 इसे काट के छोटा कर लेते हैं। 0 से 0 गए, इस 0 से ये 0 गया, है ना। अब ये हमारे 100 थे ना, अब इसे कहा 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब कर दो इनका गुणा, ये 5 25, इस 5 का इस 5 से गुणा हो जाएगा तो 25 हो जाएंगे। और ये 7 का गुणा 4 में होगा तो 7 चौक 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई है इसमें, x% की वृद्धि हुई। तो x की वैल्यू पूछा है ना, तो कितनी वृद्धि होगी इधर से देखेंगे, 3 की वृद्धि हो गई है ना। 25 से 28 हो गया ना, हुई किससे है, इस 25 से हुई है। तो इसे नीचे लिखेंगे 25 को। प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, हैं। तो इस 25 से 100 कट जाएगा, 25 100 के 100, 4 का गुणा इस 3 में कर देंगे तो कितना आएगा, 4 3 12। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12% की वृद्धि हुई है। जो x की वैल्यू है 12 है, तो आयत के क्षेत्रफल में x% बढ़ जाता है, तो x का मतलब 12% बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ है एग्जाम में। सीपीओ होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, एसआई के लिए, है ना। तो एसएससी सीपीओ में आया हुआ है ये एग्जाम में, वो क्वेश्चन है, सॉरी। इसको हम करते हैं। ठीक है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, त्रिज्या में की जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जैसा कि आपको पता होगा वृत्त में त्रिज्या 2 बार आती है ना। वृत्त के फॉर्मूले में त्रिज्या 2 बार आती है, तो हम त्रिज्या को 2 बार बढ़ाएंगे। पहले 100 से 100 थी त्रिज्या, फिर 150 हो गई, फिर 100 थी त्रिज्या, फिर वो 150 हो गई। ठीक है, अब इनका गुणा कर देंगे, इससे पता पड़ जाए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस 0 से ये 0 उड़ा, इस 0 से 0 को उड़ाएंगे, छोटा करते हैं हम काट के, नहीं तो गुणा इनका भी कर सकते हैं, फिर वो बड़ा पड़ जाएगा। 2 5 जा 10 और वो सॉरी गलत काट दिया, ये 5 से जाएगा। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये भी 2 से जाएगा और ये भी 3 से जाएगा। अब इनका गुणा कर देंगे, इस 2 का इस 2 में 4 और इस 3 का इस 3 का 9। कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई ना। निकालेंगे किससे हुई है, 4 से हुई है। तो ये कितना प्रतिशत हो गया इसका, इसमें 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। तो इस 4 को काटेंगे, इससे 4 दूनी 8 और 4 5 20, ऐसे 25 बार कटेगा। 25 का गुणा करेंगे इस 5 में,
तो कितना होगा 25 पन्ना 125। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 125% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 125%। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप झट से करते जाएंगे, आपको आसान लग रहे होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, और कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं दिक्कत, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैलकुलेशन की तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट के लिए आप अपने नोट्स देखिए जो हमने क्लास में बनाए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। देखो ये SSC CHSL में आया हुआ है एग्जाम में, 10+2 के लिए होता है। ठीक है, तो ए और बी के वेतन का योग दिया हुआ है 45,000 रुपये। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या है, ये पूछा है हमसे। ठीक है, ए और बी का वेतन, ए और बी के वेतन का योग 45,000 है। ए है और बी है, इनके वेतन का योग 45,000 है। ठीक है, और ए अपने वेतन का 85%, मतलब ए का वेतन 100 है, उसमें से वो 85% खर्च करता है। बी अपने वेतन का 70%, बी का भी वेतन 100 है और वो अपने वेतन का 70% खर्च करता है, क्योंकि कोई भी वेतन अपने आप में कोई भी वैल्यू 100 होती है, इसलिए हम 100 लेते हैं। अब वो लाए, यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या है, बचत निकालते हैं। जब 100 उनकी आय है, उसमें से 85 खर्च कर दिए तो कितने बचे, 15 हैं। अब ये 100 उसका वेतन था बी का, और उसमें 70 उसने खर्च कर दिए, कितने बचे 30। अब ये तो बोल रहा है बचत समान है, तो बचत तो यहाँ अलग है, इसकी 15 आ रही है, इसकी 30 आ रही है, तो समान करेंगे हम। तो 15 का गुणा करेंगे 2 में। ठीक है, 15 दूनी 30 हो जाएगा। जब इसमें किया है तो ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर में करेंगे तो इसे 85 में भी करेंगे, 100 में भी करेंगे। तो हम डायरेक्ट 100 में करते हैं, क्योंकि हमें योग दे रखा है इनका, तो हम योग निकाल लेंगे वेतन का। तो 100 में करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 और 100, ए का वेतन ये 200 हो गया, अब 100 का, बी का वेतन 100 हो गया, तो 200 और 100 को जोड़ के कितना आएगा, ये 200 और 100 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है 45,000, तो 300 बराबर कितना हो जाएगा 45,000, क्योंकि ये हमारा वेतन आ रहा है 300, हमने जो 100 से लिया है, और उन्होंने दिया 45,000, तो हम 45,000 की वैल्यू 300 लिखेंगे, जो हमारी 300 है। अब ये क्या बोला है, तो बी, यदि अब उनकी वजह से, तो बी का वेतन क्या है, बी का वेतन यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है, ये 100 की वैल्यू, ये बी का वेतन है हमारी तरफ से। तो हम अभी इन्हें इन दोनों में काटा पीटी करके बाद में 100 से गुणा कर देंगे, वही बी का वेतन आ जाएगा। यहाँ पे जगह की वजह से लिखना पड़ता है इंटू, यहाँ पे इंटू 100 करते, उससे अच्छा है कि पहले हम इसमें काट लेंगे, फिर जगह करके फिर यहाँ पे इनमें काटा पीटी कर, वो गुणा कर देंगे 100 से। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 3 से ये जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, और ये जीरो यहाँ आ गया, तो यानी कि ये 150 बार कटा 300 से। तो 150 का गुणा करेंगे इस 100 में, इस 100 में 150 का गुणा करेंगे। जब 150 का गुणा इस 100 में करेंगे तो 2 जीरो पीछे बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ये 15,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 15,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी का वेतन 15,000 है 45,000 में से, और बाकी के बचे हुए ए का वेतन है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 CHSL, ये भी देखो 10+2 के लिए आया हुआ एग्जाम है, SSC CHSL। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। जैसे कोई संख्या हम मानते हैं 100 से लेके चलते हैं, माना हमने 100 वोट थे वैध मत, जो टोटल वैध अवैध सब, इसमें से ये 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जब 2 अवैध हो गए तो कितने बचे 98। ठीक है, 98 बचे। अब ये क्या बोल रहा है कि वैध मतों के 55% मत मिले हैं जीतने वाले उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार को जीतने वाले क्या हैं, और उसमें कुल में 2, तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,40,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो यानी कि हमें इस 98 को 2 में तोड़ना होगा, कि एक तो हो गया 98 को तोड़ना होगा 55% और 45%। ठीक है, तो 98 का निकालना है हमें 55%,
तो यहाँ से निकालेंगे 98 इंटू 55/100, ठीक है। 5 दूनी 10 और 0, ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। और अब इस 11 का गुणा कर देंगे 49 में, तो क्या आ जाएगा, 11 9 99 और 9 यहाँ हासिल, 11 चौक 44, 44 44 और 9 53, ठीक है 53। और बट्टे में 10 थे तो ये 53.9 आ गया, ठीक है। ओवरऑल ये सब करके हमने इतना किया, तो इसका जो आया है ना वो 53.9 आ गया, जो 55% है 98 का, ठीक है। तो इस सब को मैं हटाता हूँ और फिर हम लेते हैं आगे क्या होगा। एक सेकेंड, हाँ 53.9 आया था ना, 53.9, तो 53.9 आ गया हमारा, सॉरी, हाँ 53.9। अब ये बोला है कि तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो इसका हमें 53.9 निकालना है, ठीक है। तो 104,000 इंटू 53.9, यहाँ पे 100 आ जाएंगे जब इसे इसका निकालेंगे तो, है ना। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, अब इसका इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। अब 104 का 539 में मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 9 4 जा 36, यानी कि लास्ट में 6 आएगा, तो ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन बी हट गया, और सी में 6 है, डी में 6 है, इनमें से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो हम पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, यदि एक ही होता तो हम यहाँ से लगा के जल्दी आगे बढ़ सकते थे यूनिट डिजिट से। आगे हम नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये कैसे हमने देखा। चलो करते हैं, 539 मल्टीप्लाई 104, 4 9 जा 36, 6 की या 3, ठीक है। 4 होती है 12, 13 14 15, 5 की या 1, 4 5 जा 20 और 1 21, यहाँ पे हमने कर दिया क्रॉस। अब इसका कर दो 9 और 14, तो निकल तो जाएगा, तो 5390, एक सेकेंड में, चलो इधर करता हूँ मैं, है ना, आप इधर समझ लेना, ये इसके नीचे का ये क्रॉस आ गया। अब ये 5 के नीचे की वैल्यू इधर लिखूँगा मैं यहाँ पे, तो 053, ये 0 0 हो जाएगा, 0 0 0। अब एक क्रॉस ये इसके नीचे वाला, और फिर एक क्रॉस इसके नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 का 539 आ जाएगा, 539। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, जोड़ के आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 6, है ना, और 5 और 3 और 1, शायद कहीं, एक सेकंड मैं देखता हूँ, यहाँ से ये 6 आ गए, इसके नीचे 5 आ गए, दूसरे के तीसरे 9 और 1 10, हाँ ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 6 फिर आ जाएगा, और फिर और 2 और 3 5, तो 56056, ये है इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेना अच्छे से अपने पेज पे, तो आपको ये, और तो बाकी प्रोसेस यही था जो मैंने यहाँ से बताया था कि इसका हम पहले 100 लेके उसमें से 2% अवैध करके 98 आएगा, 98 का हम ये 55% निकालेंगे, क्योंकि हमें यही इसी की संख्या पूछी हुई है। तो 55% हमारा फिर आया 53.9, और 53.9 आया है, तो उसमें वो 53.9 हम इससे 1,04,000 में उसका वो परसेंटेज निकाल लेंगे, कितनी वैल्यू आई हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। अरे यार जगह थी, इसमें कर सकता था मैं यहाँ पे, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहते हैं। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। बहुत आसान है, ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, वहीं से लिया है मैंने ये, ठीक है। एक गांव की कुल जनसंख्या 6,600 है, ठीक है 6,600।
अब इसमें पूछा गया कि एक गांव 30% लोग शिक्षित हैं, और पूछा गया अशिक्षित लोगों की संख्या। अशिक्षित यानी जब 100 लोग मानते हैं हम, कोई भी परसेंटेज हो वो अपने आप में 100 होती है। किसी गांव में 100% है, ये 66 तो 100 है, तो 100 में से ये 30 चले गए, तो ये 30% शिक्षित हैं, और जो बचे हुए हैं वो अशिक्षित हैं, यानी 70% अशिक्षित हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ 70% निकालेंगे। ठीक है, 100% निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो इस जीरो से ये 2 जीरो गए, 66 का गुणा हम 70 में कर देंगे, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखो कैसे, क्योंकि मैंने 7 का इस 6 में करके 2 और किसी में था ही नहीं है। 7 से 42, 2 की 4, 7 से 42, 42, 44, 45, 46, 46, सॉरी 46, 46, और ये पीछे इस जीरो को हम जीरो उतार देंगे, तो 4620 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उसे संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये भी एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यदि आप ये क्वेश्चन लगा पा रहे हैं तो आपका परसेंटेज क्लियर हो चुका है। आपको जितनी हो सके और प्रैक्टिस कर लीजिए, और हम कल एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं, और आप उसके साथ बने रहिए। और नहीं आ पा रहा है तो आप देखिए कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिस की कमी है, तो बस आप वही कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे हैं। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो माना हमने कोई संख्या 100 थी, उसका 62% है, कोई संख्या 100 थी, उसका 80% है। अब इनका अंतर निकालेंगे हम, तो कितना आया, 18 आया ना, 18, ठीक है। और संख्या में दे रखा है 198, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 198, ठीक है। यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, और हमसे पूछा क्या है कि बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, किनका, 92 और 56% के। तो 56 और 92, ये 100 थी जिसका ये 92 है, ये 100 थी जिसका ये 56 है, तो इनका अंतर पूछना है, तो हम निकालेंगे। तो ये इसका अंतर निकालने के लिए हम गुणा करेंगे किसका, इसके अंतर में 92 से 56 घटा के, तो कितने बचे, 6, ये 6 12 6, अरे एक सेकेंड, ये और हैंग हो जाता है, ठीक है। हाँ अब देखना, हाँ तो 56 और ये कितने बचे, 12 36, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका वो करेंगे कि कैलकुलेशन, बस और कुछ नहीं है। इस 18 से चाहे तो ये करके 11 बार ऊपर काट दो, है ना, चाहे इसे काट दो, तो 18 दूनी 36, हम इसे काट देंगे। अब इस 2 का गुणा कर देंगे 198 में, सी आ जाएगा आंसर। इसका करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 कहाँ है, ये तो सी है, तो सी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 2 8 जा 16 की यहाँ 1, और 9 दूनी 18 की 1 9 की, फिर यहाँ 1 2 1 2 और 1 3, 396 आएगा इसका राइट आंसर, जो इस 92 और 56 के बीच का कैप है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ देखो, ए की आय बी की आय का 60%, ये नेट जेआरएफ 2023, अभी नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। ए की आय बी की आय का 60% है, यदि ए की आय 15,000 है तो बी की आय क्या होगी। देखो ये ए है, ये बी है, ए की आय बी की आय का 60%, बी की आय है 100, हमने 100 मान ली, तो बी की आय का 60% है, तो 100 का 60% कितना होता है, 60, तो ए की आय होगी 60, ठीक है। और यदि ए की आय 15,000 है, तो यानी कि 60 की वैल्यू 15,000 है, तो 15,000, 60 बराबर 15,000, इधर लाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो 60, 15,000 बट्टे 60 हो गया। तो बी की आय क्या होगी, बी की आय यानी 100, 100 की वैल्यू पूछा, 100 का इसमें गुणा करो, ठीक है। तो अब इसमें काट दो, 0 से 0 गए, इस 6 से काट दो इसे, 6 दूनी 12, 3 बचे, 6 पन्ना 30, और फिर ये 0 आ गए, और 250 को गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 0 0 0, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो यानी कि 25,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ए की आय बी की आय का 60% है। यदि ए की आय 15,000 है तो बी की आय क्या होगी? तो हमने ये बी की आय 100 मानी, जिसमें से ए की आय 60%, 100 का 60% 60 होगा, और ए की आय 15,000 दे रखी है, तो मतलब 60 की वैल्यू 15,000 दे रखी है। 60 बराबर 15,000, जब ये घूम के उधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, तो 15,000 बट्टे 60, 60 से इस 15,000 को हमने काट दिया, तो जो आया उसका गुणा 100 में कर दिया, क्योंकि बी की आय पूछी है ना, बी की आय हमारी ये 100 है, ये रही 100, तो इसका गुणा करेंगे जो आएगा, तो 250 आया, 250 हमने 100 का गुणा किया तो 2 जीरो बढ़ गए पीछे 250 में, तो कितना हो गया? 25,000। ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे कोई और क्वेश्चन है कि नहीं, होता है तो करते हैं, नहीं तो शायद यहीं तक। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी, और ये हमने अच्छे क्वेश्चन किया, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आप अपने घर में अपनी बुक से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। परसेंटेज हमारी तरफ से ख़त्म हो चुका है मेरे दोस्त। आप कोई से भी एग्जाम का क्वेश्चन लगाइए, यदि कोई एग्जाम का किसी भी क्वेश्चन आपको नहीं होता, आपको लगता है कॉन्सेप्ट हमने नहीं कराया, तो आप हमें हमारे नंबर व्हाट्सअप करके उस क्वेश्चन को आप हमसे पूछ सकते हैं। और क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट करा दीजिए, बस खेल रह गया प्रैक्टिस का, आप अपने प्रैक्टिस कीजिए और परसेंटेज आपका कंप्लीट। फिर हम आगे एक कल से नया चैप्टर शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। ये हमारा चैनल है गवर्नमेंट जॉब हेल्पर, इसी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और अपना सजेशन अवश्य दें हमें कमेंट में। ठीक है, कोई भी कमी हो तो बताएं, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आप पढ़ते रहिए मन लगा के, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।